तो स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से YouTube चैनल स्टडी विद LK क्लासेस में। तो कैसे आप लोग, मैं पूरी उम्मीद और आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और मन लगे कक्षा 10वीं के गणित का फर्स्ट चैप्टर जो कि वास्तविक संख्या के नाम से जाने जाते हैं। वास्तविक संख्या की प्रश्नावली को हम सब देखने से पहले कुछ आपके सामने हम 1 से लेकर 14 पॉइंट लेके आए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। आप 1 से लेकर 14 पॉइंटों को देखेंगे हम सभी, उसके बाद जो है प्रश्नावली पर आएंगे। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए अपने काम की ओर ध्यान देते हैं। पहला पॉइंट, अब आइए, पहला जो चैप्टर है मेरा वास्तविक संख्या। तो पहले हमें बता दीजिए कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो वास्तविक संख्या उस प्रकार की संख्या को कहा जाता है जो कि कह सकते हैं, जैसे कि संख्या की बात करें 1 2 3 4, ये एक संख्या हुआ, ये भी एक वास्तविक संख्या है। इसी तरह हम अगर संख्या में भिन्न की बात करें 1/2, 3/4, 4/5, 5/7, ये भी क्या है, ये भी एक वास्तविक संख्या है। इस तरह हम किसी संख्या के पॉइंट की बात करें, कोई भी नंबर, कोई भी संख्या जो है वो पॉइंट में रहता है, ये भी क्या है, ये भी एक वास्तविक है। बोलेंगे पॉइंट में क्या, हम बोलते हैं पॉइंट में 3.4, 5.7, 7.8, ये भी क्या है, ये भी एक वास्तविक संख्या है। तो बताइए वास्तविक संख्या क्या होती है। वैसे संख्या जिसे हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो वास्तविक संख्या समझने में कोई किसी प्रकार के आप लोगों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, नहीं हुआ होगा। अब हम देखते हैं वास्तविक संख्या में हम ऐसे कौन से पॉइंटों को पढ़ें जो कि हमारे एग्जाम में MCQ मतलब ऑब्जेक्टिव के रूपों में पूछे जाते हैं। तो चलिए मेरा पहला पॉइंट है कि प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या जो होती है वो गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब गिनती कहाँ से स्टार्ट होता है, गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 कह सकते हैं। इसका जो है प्राकृतिक संख्या का किसी अंत नहीं होता है। इसे हम करोड़ों, अरबों, खरबों तक, मिलियन, बिलियन तक लिख सकते हैं। इनका कोई अंत नहीं होता है। तो याद रखना, यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि जो 1 से शुरू होगा हम उसे प्राकृतिक संख्या कहेंगे। ठीक है, प्राकृतिक संख्या हम समझ गए जो कि 1 से शुरू होगा। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब बता दीजिए हमें ये कि गिनती की मतलब प्राकृतिक संख्या से प्रश्न एग्जाम में किस प्रकार पूछे जाते हैं। मैं कहता हूं कि आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का योग होगा। आप बताएंगे क्या, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या बोला है ना, तो 1 से लिखेंगे 5 तक, 1 हो गया। योग बोला है तो उसमें जोड़ बता देंगे, 2 हो गया, प्लस में 3 हो गया, प्लस में 4 हो गया, प्लस में 5 हो गया। अब इन सभी को जोड़ देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। बताए 1 और 2 कितना हुआ 3, 3 और 3 कितना हुआ 6, 6 4 कितना हुआ 10, 10 5 कितना हुआ 15। बोलेंगे कि इतना आसान सवाल था कि अगर प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का योग पूछा तो हमने निकाल दिए 15। अब अब देखिए एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछाते हैं। ये 5 नहीं पूछेगा, आपसे बड़ा नंबर पूछ लेगा कि बताइए कि प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तब आप इसमें क्या बताएंगे। अब 1 से लेकर 25 तक आपको लिखना पड़ेगा। अब उसको फिर से आपको जोड़ना पड़ेगा, तो इसमें समय अधिक लग जाएगा। और समय की बचत करने के लिए ये प्रथम जो होती है, प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग जो होता है, वो प्राकृतिक संख्या का योग जो होता है, प्राकृतिक संख्या का योग जो होता है वो होता है n इंटू n प्लस में 1 अब बटे में 2 होता है। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्या का सूत्र क्या होता है, n इंटू n प्लस में 1 बटे 2। अगर हमको बोला है कि प्रथम 25 n प्राकृतिक संख्या का योग निकाले, मतलब n बराबर कितना दिया है, n बराबर हमें दिया है 25। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे 25 लिखेंगे, और बताइए n का मान 25 है तो यहाँ पर भी 25 लिखेंगे और प्लस में 1 करेंगे और बटे 2 कर देंगे। अब देखिए 25
25 इंटू बताइए 25 और प्लस कितना हो जाएगा, 25 और एक कितना हो जाएगा, बोलिएगा कि 26 हो जाएगा और 26/2 हो जाएगा। अब इसे हम 2 से भागा देंगे तो ये 13 बार में खाएगा। अब 13 से गुना करेंगे 25 में तो 13 × 5 = 65 के लिए कितना 5, हासिल कितना 6 और 13 दूनी 26 होता है 26 6 कितना 26 6 हो जाएगा, 26 6 हो जाएगा 32। तो कितना आ गया आंसर मेरे पास आंसर आ गया 325। तो बताइए अगर हमें बोल दे कि 35 प्राकृतिक संख्या का योग निकालना है तो हम जानते हैं उसका सूत्र क्या होता है, n इंटू n प्लस में 1 और बटे 2 होता है। अगर कोई भी नंबर पूछे बस हम आसान से आसान तो चुटकी में निकाल सकते हैं इसका। तो बस आप सबों को हम बताते हैं, बस 2 ठो का आप सबों को आंसर देना है। तो बताइए प्रथम 51 प्राकृतिक संख्या का योग बताना है आप सबों को और प्रथम 35 प्राकृतिक संख्या का योग बताना है। ये दोनों सवालों को बनाकर आप सबों का आंसर कमेंट में भेजिएगा, ठीक है। अब हम देख लिए प्राकृतिक संख्या देख लिए। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या में शून्य को, मतलब प्राकृतिक संख्या जो 1 से शुरू होता था अब उसमें हम शून्य ऐड कर दे, मतलब 0 जोड़ दे तो उसमें क्या हो जाएगा, वे पूर्ण संख्या में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे कि प्राकृतिक संख्या में 1 2 3 4 5 से लेके अनंत तक जाता था, अब हम उसे शून्य से मतलब 0 1 2 3 4 5 6 लगा देंगे तो ये पूर्ण संख्या हो जाएगा। प्राकृतिक संख्या में 0 लगाने से यह क्या हो जाएगा, ये पूर्ण हो जाएगा। जैसे कि प्राकृतिक था 1 2 3, अब यहाँ पे हम 0 ऐड कर दिए 1 2 3, ये इसका भी क्या होता है, अनंत होता है। अब बता दीजिए कि पूर्ण संख्या से प्रश्न हमारे एग्जाम में किस तरह से पूछे जाते हैं। पूर्ण संख्या का भी सूत्र होता है कि बताए प्रथम n पूर्ण संख्या का योग क्या होगा, पूर्ण संख्या का योग क्या होगा, प्रथम n पूर्ण संख्या का योग होता है n इंटू योग होता है n इंटू n माइनस में 1 होता है, माइनस में 1 होता है। उसमें क्या होता था, प्लस में 1 होता था प्राकृतिक में, और इसमें क्या होता है, माइनस में 1 होता है। आप सबों को 15 बोलेगा कि बताइए 15 पूर्ण संख्या, प्रथम 15 पूर्ण संख्या का योग क्या होगा। तो आप सबों को सूत्र जानते हैं, n बराबर कितना दिया है, बोलेंगे कि 15, तो n के जगह पे 15 बैठाएंगे और 15 माइनस में 1 और बटे में 2, बताइए 15 हो गया। अब बताइए 15 में 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, बोलेंगे कि 14, और 14 बटे कितना 2 हो गया। इसको कटाएंगे तो 2 7 बार में जाएगा, ये 7 बार में कटेगा तो 15 गुना 7 करेंगे तो 105 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 105 आंसर आ जाएगा। तो हमने ये देख लिया कि प्रथम n पूर्ण संख्या का योग जो होता है वो n इंटू n माइनस में 1 होता है, और प्रथम n प्राकृतिक संख्या का जो योग होता है वो n इंटू n प्लस में 1 होता है। ये दोनों टॉपिक समझने में आप सबों को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं हुआ होगा। अब हम देखते हैं तीसरा टॉपिक पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो धनात्मक और ऋणात्मक संख्या के साथ प्रकट होता हो, जो कि धनात्मक हो भी हो और ऋणात्मक भी हो, उसे हम क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या कहेंगे। ठीक है, हम समझ गए। यदि कोई संख्या प्लस में भी हो या फिर माइनस में हो, जैसे कि बात करें हम यहाँ पे 0 है, ठीक है। अब इस साइड जाएंगे तो ये प्लस में होगा, 1 हो गया, प्लस में 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब इस साइड जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में 1 हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा, और माइनस में 3 हो जाएगा, माइनस में 4 हो जाएगा। तो हमने देखा कि इसमें धनात्मक भी मान आ रहा है, इसमें ऋणात्मक भी मान आ रहा है, और धनात्मक ऋणात्मक मानों को क्या कहते हैं, हम कहते हैं उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो बताइए प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या समझने में किसी प्रकार की दिक्कत हुआ हो तो बता दें, फिर इससे भी आसान शब्दों में हम समझा देंगे। अब देखिए, फिर उसके बाद देखते हैं सम संख्या। अब सम संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, मतलब 2 से पूरी तरह कट जाए, उसी संख्या को हम कहते हैं सम संख्या। जैसे कि बात करें 2 से 2 पूरी तरह विभाजित होगा, बोलेंगे कि हाँ 2 से। बताइए 4 में अगर हम 2 से भागा करेंगे तो इसका हमेशा शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। मतलब वैसी संख्या जिसका शेषफल हमेशा 0 हो, उस वे संख्या क्या होगा, वे संख्या हमेशा ही सम होगा।
वैसी संख्या जिसका शेषफल हमेशा शून्य हो उसे क्या कहते हैं? अब उसे जो कहते हैं वो सम संख्या कहते हैं। अब आप लोगों के दिमाग में ये प्रश्न उठता होगा कि बताइए क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है? बोलेंगे कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकते हैं। बोलेंगे कि हाँ, एकदम हो सकते हैं पूर्ण संख्या, क्योंकि जो प्राकृतिक संख्या है वो 1 से शुरू होता है और पूर्ण संख्या जो होता है वो 0 से शुरू होती है। तो बताइए 1 2 3 4 क्या पूर्ण में नहीं आता है? बोलेंगे कि हाँ होता है। अगर सवाल ऐसे आ जाए कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकते हैं, तो इसमें आपका क्या आंसर होगा? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं आता है, 0 नहीं आता है, इसलिए प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या, इसीलिए सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता है। तो बताइए ये समझ में आ रहा है? अब देखते हैं कि सम संख्या, क्या सभी सम संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकते हैं? क्या सभी सम संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकते हैं? बोलेंगे कि क्या प्राकृतिक संख्या में 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है, 4 भी आता है? क्या बताएं, क्या सम संख्या में क्या 1 आता है? बोलेंगे कि 1 नहीं आता है। क्यों नहीं 1 आता है? क्योंकि 1 जो होता है इसे 2 से विभाजित नहीं होगा। अब बताइए क्या 2 आएगा? बोलेंगे कि हाँ, सम संख्या में 2 आएगा। बताइए क्या 3 आएगा? बोलेंगे क्या 3 कभी नहीं आएगा, क्योंकि 2 से विभाजित 3 नहीं होता है पूरी तरह। अब उसका जो 2 से विभाजित करेंगे इसका शेषफल कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ये 2 से कभी विभाजित नहीं होता है। तो ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है कि सम संख्या सभी सम संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि इसमें सम भी आता है और विषम भी आता है। तो क्या सम संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता है? यहाँ से ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब सम संख्या समझ गए। अब देखते हैं विषम संख्या। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं, जैसे कि 1, जैसे कि 3, जैसे कि 5, जैसे कि 7, जैसे कि 9। इसमें क्या 2 से विभाजित पूर्णतः हो जाएगा? नहीं, इसका शेषफल हमेशा 1 बचेगा। जैसे कि हम बात करें 9 को हम 2 से विभाजित करेंगे तो उसका हमेशा शेषफल कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो हमने देखा वैसी संख्या जो वैसी संख्या जो है जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, विषम संख्या कहते हैं। अब बता दें कि अगर हमसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि बताएं कि प्रथम 10 सम संख्या का योग क्या होगा, तो प्रथम 10 सम संख्या का योग क्या होगा? तो हम जानते हैं कि प्रथम जो है प्रथम n सम संख्या का योग जो होता है क्या होता है? योग जो होता है वो होता है n इंटू n प्लस में 1 होता है। तो प्रथम n सम संख्या का योग क्या होता है? तो प्रथम n सम संख्या का योग होता है n इंटू n प्लस में 1। हमें बोला है कि प्रथम 10 सम संख्या का योग क्या होगा? तो n की जगह पे हम कितना बैठाएंगे? बोलेंगे कि 10 बोला है तो 10 बैठाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम 10 बैठाते हैं 10, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे 10 अब प्लस में 1 हो जाएगा। अब बताइए 10 गुना हो जाएगा 11 हो जाएगा, क्योंकि 10 में हम 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। अब 11 गुना 10 कितना हो जाएगा? 110 आंसर आ जाएगा। तो बताइए क्या प्रथम अगर कितने भी पूछ लें, बताइए कि प्रथम 50 सम संख्या का योग क्या होगा? तो हम जानते हैं कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग क्या होता है? n इंटू n प्लस में 1 होता है। तो इस सूत्र से हम आसानी से निकाल सकते हैं नंबरों को, आसानी से संख्या ज्ञात की जा सकती है। अब हम देखते हैं विषम संख्या। विषम संख्या देख लिए। अब बता दीजिए कि विषम संख्या का फार्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है? तो विषम संख्या का सूत्र होता है कि प्रथम जो होता है प्रथम n विषम संख्या का
योग जो होता है वो क्या होता है, वो n स्क्वायर होता है। अगर बोल दे कि बताएं कि 25 विषम संख्या का योग प्रथम 25 विषम संख्या का योग क्या होगा, तो 25 का हम क्या करेंगे, डायरेक्ट स्क्वायर कर देंगे। 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 625 आंसर आ जाएगा। तो बताइए, इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताएं प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा, या फिर प्रथम 60 पूर्ण संख्या का योग क्या होगा, प्रथम 20 सम संख्या का योग क्या होगा, प्रथम 35 विषम संख्या का योग क्या होगा। इस तरह से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो आप सबों को समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। मैं कहता हूँ कि भाज्य संख्या उस प्रकार के संख्या को कहते हैं एक से बड़ी, कितने से बड़े, एक से बड़ी वैसे संख्या जो खुद से भी कटे और अन्य संख्या से भी भाग लग जाए पूरी तरह से, उसे हम भाज्य संख्या में रखते हैं। जैसे कि बात करें एक से बड़ी, बोलेंगे कि एक से बड़ी संख्या तो 2 आता है। अब बताइए, आप ही बताएं, 2 तो खुद से कट जाएगा, बोलेंगे कि हाँ 2 तो खुद से कट जाएगा। और ऐसा अपने जहन में दौड़ाइए जो कि 2 से और अन्य संख्या से भी 2 करता हो। बोलेंगे कि क्या 2 तो और किसी अन्य संख्या से नहीं करता है, तो क्या 2 को हम भाज्य संख्या बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि भाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जो खुद से कटे और अन्य, एक से बड़ी वैसी संख्या जो खुद से कटे और अन्य संख्या से भी कटे। अब बताइएगा, क्या 2 से बड़ी 3 आता है? बताएं, 3 खुद से करता है, और अपने दिमाग में ऐसा संख्या भी सोचिए जो 3 और संख्या से भी कटे। बोलेंगे क्या 3 और भी संख्या से नहीं करता है, तो ये भी भाज्य संख्या नहीं हुआ। 3 के बाद बोलेंगे कि 4 आता है। हाँ, 4 जो है वो खुद से भी कट जाता है। बोलेंगे कि हाँ 4 खुद से भी कट जाता है। और ऐसा दिमाग में संख्या दौड़ाइए जो कि 4 को 4 से और 4 के अलावा और अन्य संख्या से विभाजित हो जाए 4। बोलेंगे कि हाँ 4 तो 2 से भी विभाजित हो जाता है। इसका मतलब हम देखें कि प्रथम भाज्य संख्या जो है वो 4 है। प्रथम भाज्य संख्या क्या है? प्रथम भाज्य संख्या 4 है। क्यों 4 है? क्योंकि 4 जो है वो खुद से कट जाएगा। 4 जो है वो 4 से भी कट जाएगा। बोलेंगे कि हाँ 4 एकम 4 कट जाएगा। अब 4 2 से भी कट जाएगा, 2 दूनी 4। तो हमने देखा कि ये खुद से भी कट रहा है और इसके 4 के अलावा 2 से भी ये विभाजित है। तो इसी को तो हम भाज्य संख्या कहेंगे, जो खुद से कटे और अन्य संख्या से भी कटे। ये कट रहा है तो हमने सामने देख लिया भाज्य संख्या। अब हम देखते हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या एक से बड़ी वैसी संख्या जो खुद से कटे और अन्य संख्या से ना कटे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। बताइए, एक से बड़ी, बोलेंगे क्या एक से बड़ी 2 है? 2 ठीक है, 2 खुद से करता है। बोलेंगे कि हाँ 2 खुद से करता है। 2 और अन्य संख्या से करता है। बोलेंगे कि 2 और अन्य संख्या से नहीं करता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक अभाज्य संख्या। जैसे कि 2 खुद से करता है, बोलेंगे कि हाँ, और अन्य संख्या से नहीं करता है। 3 खुद से करता है, बोलेंगे कि हाँ, और अन्य संख्या से नहीं करता है। 5 अन्य संख्या खुद से करता है और किसी भी संख्या से नहीं करता है। 7 खुद से करता है और किसी संख्या से नहीं करता है। अब एग्जाम में प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं कि बोल देगा कि बताएं कि प्रथम भाज्य संख्या और प्रथम अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा? गुणनफल क्या होगा? अब बोला है कि प्रथम भाज्य संख्या में क्या आता है? बोलेंगे कि प्रथम भाज्य संख्या में आता है, प्रथम भाज्य संख्या में 4 आता है और प्रथम अभाज्य में क्या आता है? 2 आता है। इसका गुणनफल बोला है तो इनको गुना कर देंगे। 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब एग्जाम में प्रश्न इस तरह से पूछे जाते हैं, बताएं कि एकमात्र सम अभाज्य संख्या क्या? एकमात्र सम अभाज्य संख्या जो है वो एकमात्र 2 है। तो एकमात्र सम अभाज्य संख्या कितने हैं? 1 है। वो क्या है? वो 2 है। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसका मासा मतलब महत्तम समावर्तक 1 हो, जिसका मासा कितना हो? मासा 1 हो। जैसे कि हम बात करें मासा कैसे ज्ञात किया जाता है। मासा अगर आपकी इजाज़त हो तो थोड़ा सा पानी पी लेते हैं।
जिसका, अब देखिए कि सहअभाज्य संख्या किसे कहती हैं? वैसी संख्या जिसका मास 1 हो, मतलब वैसी संख्या जिसका मास 1 हो उसे क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि हम बात करें 4 और 5, इसमें ऐसा संख्या दोनों में खोजिए तो ऐसा संख्या जो कि दोनों में कॉमन हो। बोलेंगे कि ऐसा संख्या दोनों में एक ही कॉमन है कि क्या है? एक ही है, तो ये एक, इसमें एक कॉमन है, तो इसका मोसो कितना हो जाएगा? एक ही हो जाएगा। और इसीलिए इसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो सहअभाज्य संख्या का हमेशा मासा कितना होता है? एक होता है। सहअभाज्य संख्या का हमेशा मासा कितना होता है? एक होता है। कितना होता है? एक होता है। तो हम सब सहअभाज्य संख्या देख लिए। अब हम देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? भिन्न के रूप में होना चाहिए। परिमेय संख्या का रूप होने के लिए भिन्न का और दशमलव का रूप होना चाहिए। अब बताइए, परिमेय संख्या वह संख्या को कहते हैं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q के रूप में परिमेय संख्याओं को लिख सकते हैं, लेकिन इसमें एक शर्त यह है कि जैसे कि एक शर्त यह है कि q बराबर नहीं, मतलब q बराबर नॉट जीरो, q बराबर जो है वो 0 नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पर आप सबों के दिमाग में प्रश्न उठता होगा कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या हो सकते हैं? हम बोलेंगे कि बेशक एकदम हो सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या हो सकते हैं। अब आप बताइएगा कि होता है सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या हो सकते हैं? बोलेंगे कि हाँ हो सकते हैं। अब हो सकते हैं तो कैसे हो सकते हैं? तो हो सकते हैं। अब बताएं, बोलेंगे कि क्या आप अभी थोड़ी देर पहले बोले कि q बराबर नॉट जीरो होना चाहिए। अब बताइए पूर्ण संख्या में क्या पूर्ण संख्या में 0 आता है? बोलेंगे कि हाँ पूर्ण संख्या में तो 0 आता है। अगर हम p का मान ले लें हम 2, बोलेंगे कि आप ये प्राकृतिक संख्या में 2 आता है, ठीक है। हम q का मान ले लें 0, तो ये क्या हो गया? q का मान तो 0 आ गया। और यहाँ सवाल में क्या कह रहा है कि प्राकृतिक संख्या तभी होगा जब q बराबर नॉट 0 आए, लेकिन यहाँ पे तो 0 आ गया, क्योंकि आपने बोला कि सभी पूर्ण संख्या जो होती है वो परिमेय होती है। तो यहाँ पे तो हमें अपरिमेय दिख रहा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा, बिल्कुल आपने सही सोचा है कि यहाँ पर अपरिमेय होगा, क्योंकि ये क्या होगा? ये अपरिमेय होगा। ऐसे रूपों में अपरिमेय होगा, लेकिन अपरिमेय होगा। लेकिन अगर हम 0 को ऊपर रख दें और यहाँ रख दें 2, तो इसका भी मान क्या होगा? इसका भी मान 0 होगा। और हमेशा 0 संख्या जो होती है वो क्या होती है? वो परिमेय भी। 0 संख्या अब क्या होती है? परिमेय होता है। 0 संख्या क्या होती है? परिमेय होता है। तो ये अब बताएंगे क्या सभी पूर्ण संख्या परिमेय हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं। हमने इस पर सर्च इस पर हमने बहुत जांच पड़ताल करके बताया कि हाँ क्या सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या हो सकता है? हाँ हो सकता है, सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है। तो हमने देख लिया परिमेय क्या होता है? जिसका पूर्ण वर्ग निकल जाए। जैसे कि बात करें हम 16 होल अंडर रूट पे 16, रूट पे कितना है? 16 है, तो इसका वर्ग कितना निकल जाएगा? बोलेंगे इसका वर्ग क्या होगा? 4 निकल जाएगा। अब बताएं, अगर बोल दे कि 100 होल अंडर रूट पे 100 है, तो बताए इस 100 का वर्ग कितना निकल जाएगा? 10 निकल। 10 क्या परिमेय है कि अपरिमेय? बोलेंगे परिमेय है, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। और q बराबर नॉट 0 हो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब हम देखते हैं अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। p/q के रूप में लिख सकते हैं तो वह परिमेय होगा, और p/q के रूप में नहीं लिख सकते क्या होगा? वह अपरिमेय संख्या होगा। अब अपरिमेय संख्या होगा जैसे कि हम बात करिए इसका कि पूर्ण वर्ग नहीं निकला हो, जिसका कि पूर्ण वर्ग नहीं निकलता हो। अब देखें, अब रूट के अंदर √5 क्या है? परिमेय क्या? अपरिमेय। बोलेंगे इसका पूर्ण वर्ग जो है वो नहीं निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये अपरिमेय हो जाएगा। रूट के अंदर 2 हो जाएगा। क्या 2 का पूर्ण वर्ग निकलेगा? बोलेंगे कि नहीं, ये भी क्या हो जाएगा? ये भी एक अपरिमेय हो जाएगा। अब आप सबों को बताना है कि बताएं 105 परिमेय की अपरिमेय, परिमेय की अपरिमेय, इसका आंसर आप सबों को कमेंट में बताना है। ठीक है, हमने देख लिया परिमेय भी देख लिया, अपरिमेय भी देख लिया कि परिमेय जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं और q बराबर नॉट 0 रहना चाहिए। और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अब बताएं पाई। अब प्रश्न पूछे जाते हैं, बताएं पाई परिमेय है या अपरिमेय?
बोलेंगे पाई जो है वो अपरिमेय है। अगर पाई का मान 22/7 रह जाए, 22/7 रहे, ये परिमेय है। ये क्या है? ये परिमेय है। लेकिन पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? यह एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय अपरिमेय समझने में किसी भी तरह के कठिनाइयों का सामना आप लोगों को नहीं हुआ होगा। अब देखते हैं आप अगला जो टॉपिक है वो HCF है। इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसे हिंदी में महत्तम समावर्तक कहते हैं। अब देखिए HCF कैसे निकाले जाते हैं। HCF कैसे निकाले जाते हैं? अगर आपको सवाल दे दे कि बताएं आपके पास 12 सेब और 18 केले हैं, तो इसे बराबर भागों में कैसे बांट सकते हैं? आपके पास 12 सेब और 18 केले हैं, तो इसे बराबर के भागों में कैसे बांट सकते हैं? बराबर के भागों में बोला आपसे क्या पूछा? आपसे पूछा है कि बताएं HCF क्या होगा। आपसे क्या पूछा? HCF। अब HCF निकालने के लिए हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था। तो HCF किस तरह से निकाला जाता है? सीधा 12 का LCM लीजिए। 12 का LCM लेंगे, 6 दूनी 12 खाएगा। अब देखिए 6 का LCM 2 तिया 6 आ जाएगा, तो हम 12 को लिख सकते हैं 12 बराबर में 2 गुना 2 गुना 3। अब बताइए, फिर उसके बाद 18 का LCM लीजिए। अब 18 का LCM लीजिए, बोलेंगे 9 दूनी 18, उसके बाद 3 तिया 9। अब 18 बराबर होगा 2 गुना 3 गुना 3। हमने देखा, अब हमने पढ़ा था कि जो दोनों में मिलेगा वही होगा HCF। यहाँ से 2 मिल रहा है तो इसे हम 2 गुना देंगे, 2 गुना, और यहाँ से 3 मिल रहा है, बताइए यहाँ पे होगा 3। अब बताइए क्या 2 और या 3 मिल रहा है? बोलेंगे कि नहीं, क्योंकि 2 अलग है और 3 भी अलग है, क्योंकि दोनों सेम नहीं है। तो इसका HCF क्या हो जाएगा? इसका HCF हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो हम दोनों को बराबर भागों बांटने के लिए क्या हो जाएगा? HCF इसका क्या हो जाएगा? बोलेंगे इसका HCF 6 हो जाएगा। अब ये हो गया ये बच्चों वाला। अब देखिए इसका जो ट्रिक है HCF निकालने का, ट्रिक देखिए कैसे ट्रिक से निकालते हैं हम सब। अब बोलेगा क्या? बताइए 24 और 18 का मासा होगा। 24 और 18 का मासा होगा। अब 24 और 18 का मासा कैसे निकालेंगे? इसका होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पहले हम जानेंगे कि 24 किन किन संख्याओं से विभाजित होता है। तो बोलेंगे 24 1 से भी विभाजित होता है, ठीक है। 24 2 से भी विभाजित होता है, ठीक है। 24 3 से भी होता है, 24 4 से भी होता है, और 24 जो है वो 12 से होता है, और 24 खुद से भी होता है। तो हमने देख लिया 24 इतने संख्या से विभाजित होता है। अब बता दें कि 18 किन किन संख्याओं से विभाजित होता है। बोलेंगे कि 18 1 से भी होता है विभाजित, ठीक है। 18 2 से भी, 18 3 से भी, 18 4 से नहीं होता, 18 5 से नहीं होता, 18 9 से होता है, और 18 खुद से ही होता है। तो मैं कहता हूँ कि ये 24 से विभाजित नंबर में क्या क्या आया था, और 18 से विभाजित नंबरों में क्या क्या आया था। तो 24 में 1 आया, 24 में बोलेंगे क्या 1 आया, 2 3 4 12, और इसमें 24 आया, और इसमें क्या आया? बोलेंगे 1 आया, 2 आया, 3 आया, उसके बाद 9, उसके बाद 18 आया। तो इसमें से कौन ऐसा नंबर है सबसे बड़ा नंबर? इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जो कि दोनों को विभाजित कर रहा है? बोलेंगे कि इसमें तो 1 भी दोनों में सेम बोलेंगे कि हाँ, इसमें 2 भी सेम बोलेंगे कि हाँ, इसमें 2 भी, इसमें 3 भी सेम, इसमें 3 भी सेम। क्या इसमें 4 सेम है? बोलेंगे कि नहीं। इसमें 12 सेम, 12 इसमें है? नहीं, बोलेंगे नहीं। 24 अगर इसमें क्या 24 उसमें है? बोलेंगे कि नहीं है। तो इसमें क्या बोला है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो बताएं इसका सबसे बड़ा मान क्या है जो दोनों को विभाजित करेंगे? बोलेंगे सबसे बड़ा मान 3 है। तो HCF भी कितना हो गया? HCF कितना हो गया? 3 हो गया। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया आप सबों को? अगर नहीं समझ में आया तो एक नंबर और ले लेते हैं। अब बोलेगा क्या 10 और 40 का मासा होगा। 10 और यहाँ लिखिए 15 और 55 का मासा होगा। 15 और 55 का मासा होगा। अब बताएं 15 किन किन संख्याओं से विभाजित होता है? बोलेंगे 15 1 से भी काटता है, ठीक है।
3 से भी कटता है, ठीक है, 5 से भी कटता है और 15 खुद 15 से कटता है। अब हम जान लिया। अब बताइए 55 किससे विभाजित होता है? बोलेंगे 55 1 से विभाजित होता है, ठीक है, 55 3 से नहीं, 55 5 से विभाजित होता है, ठीक है, 55 11 से होता है और 55 जो होता है वो 55 से विभाजित होता है, 55 से विभाजित होता है। तो ऐसा कौन सा नंबर दोनों में बड़ा है जो कि दोनों में कॉमन है, दोनों में बड़ा कॉमन हो? अब बड़ा कहने का मतलब बोलेंगे कि इसमें 55 बड़ा है, तो क्या 55 HCF हो सकता है? नहीं, 55 HCF नहीं है। ऐसी नंबर जो दोनों में कॉमन हो, बोलेंगे दोनों में कॉमन तो सिर्फ 1 है और इसके बाद 5 है। हमने बोला बड़ा, तो 1 बड़ा कि 5 बड़ा? बोलेंगे कि 5 बड़ा, तो HCF कितना हो जाएगा? HCF 5 हो जाएगा। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप सबों को HCF भी समझ में आसानी से आ गया होगा। अब हम देखते हैं LCM। LCM का फुल फॉर्म होता है, LCM का फुल फॉर्म होता है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखिए LCM को कैसे निकालते हैं, LCM को कैसे निकालते हैं? आपने पहले पढ़ा था LCM निकालने के लिए कि यदि आपसे पूछ ले 2 या 3 नंबर या 4 नंबर पूछ ले, बोलेगा 6 3 12 का LCM क्या होगा? अब बोलेंगे क्या 6 का, पहले हम 6 का LCM लेंगे, 2 3 6, तो 6 बराबर हम लिखेंगे 2 गुना 3। अभी उसके बाद 3 का LCM लेंगे, तो 3 का LCM लेंगे तो 3 गुना 1 लिख सकते हैं। इसमें भी 1 गुना 1 लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, क्योंकि 1 से गुना करने पर हम वही नंबर होगा। अब 12 को लेंगे, 12 का LCM लेंगे, 12 का LCM 2 6 के 12 और 2 3 6, तो 12 में क्या आया? बोलेंगे 12 में आया है 2 गुना 3 आया है। तो अब इसमें क्या होता है LCM में कि जो एक बार जो मिलेगा पहले उसे लिखो। सब में कॉमन क्या? बोले कि सब में कॉमन 3 है, तो यहाँ 3 लिखो। उसके बाद जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखो। 2 नहीं मिल रहा है 2 लिखें, उसके बाद यहाँ 2 नहीं मिल रहा है 2 लिखें, उसके बाद यहाँ 2 नहीं मिल रहा है, उसके बाद इसे गुना कर दो। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी कितना हो जाएगा? बोलेंगे 12 दूनी 24 हो जाएगा। तो इसका LCM क्या हुआ? LCM 24 हो गया। तो ये हमने निकालता था, हमने निकाल, ये पुराने विधि थे। अब इसे चुटकी में जैसे ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को बनाना है। अगर आप सबों को ये लघु उत्तरीय प्रश्न में आते हैं तो आप सबों को इस तरह से बनाना है। अगर ऑब्जेक्टिव में आता है, 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है, तो आप सबों को कैसे बनाना है? बोलेंगे ऐसे बनाना है, ट्रिक से बनाना है। बताइए 6 3 12 में बताइए सबसे बड़ा नंबर क्या है? बोलेंगे 6 3 12 में सबसे बड़ा नंबर जो है वो 12 है। क्या है? 12 है। अब देखिए 12 में क्या 3 से विभाजित हो जाता है? बोलेंगे कि हाँ 12 जो है वो 3 से विभाजित हो जाता है, ठीक है। और 6 जो है वो 12 में विभाजित हो जाता है। बोलेंगे कि हाँ 6 से भी 12 जो है वो पूरी तरह विभाजित हो जाता है। तो जो विभाजित हो गया तो वही क्या हो गया? HCF हो गया। वही क्या हो गया? LCM हो गया। अब समझ में नहीं आया? अब देखिए आप अपने हिसाब से देखिए 5 लीजिए, 15 लीजिए और 20 लीजिए। अब इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या? बोलेंगे इसमें सबसे बड़ा नंबर जो है वो 15 है। 15 को तब तक आप पहाड़ा पढ़िए 15 का जब तक ये तीनों नंबर से विभाजित ना हो जाए, ठीक है। हमने 15 अगर हम जानेंगे कि LCM किसे कहते हैं तो हम पहले बड़े वाले नंबर को देखेंगे, ठीक है। पहले बड़े वाले नंबर को देखकर उसका हम पहाड़ा पढ़ेंगे। कब तक पहाड़ा पढ़ेंगे? जब तीनों नंबर का पहाड़ा, जब तीनों नंबर से वो विभाजित हो तब तक हम पहाड़ा पढ़ेंगे। बोलेंगे 15 दूना कितना होता है? बोलेंगे क्या 30 होता है। अब 30 तो पढ़ लिए। क्या 5 से 30 विभाजित होता है? बोलेंगे कि हाँ होता है। क्या 10 से 30 विभाजित होता है? बोलेंगे कि हाँ होता है। तो यही हो गया LCM। यही क्या हो गया? LCM हो गया। तो बताए LCM समझने में किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा आप लोगों को? आराम से बना लीजिए। अब आप सबों को इसका आंसर बताना है। क्या 18 12 और 24 का LCM क्या होगा? इसका आंसर आप सबों को कमेंट में बताना है। इसका आंसर कहाँ बताना है? कमेंट में बताना है, ठीक है। हमने समझ लिया HCF और LCM। अब हम देखते हैं शांत संख्या किसे कहते हैं? जब हम किसी संख्या को भिन्न के रूप में लिखते हैं, जैसे कि बात करें भिन्न के रूप में लिखते हैं। अब यहाँ पर हम लिख दिए 11/400। तो
इसका हमने लिख दिया, ऊपर वाली संख्या को कहते हैं अंश। क्या कहते हैं? अंश। और नीचे वाली संख्या को क्या कहते हैं? हर कहते हैं। अब देखिए हर का गुणनखंडन करने पर यदि 2 आ जाए या सिर्फ 2 आ जाए या सिर्फ 5 आ जाए, क्या आ जाए हर के गुणनखंड में? या सिर्फ 2 आ जाए या सिर्फ 5 आ जाए, ठीक है। या हर के गुणनखंड करने पर या सिर्फ 2 आ जाए या सिर्फ 5 आ जाए। अगर 2 और 5 दोनों एक साथ आ जाए तो क्या होगा? तब भी ये क्या होगा? शांत होगा। तब भी क्या होगा? शांत होगा। अगर सिर्फ 2 आए तो भी शांत, अगर सिर्फ 5 आए तो भी शांत, अगर 2 और 5 के अलावा और भी नंबर आ जाए तो वे क्या होगा? वे हो जाएगा अशांत। क्या हो जाएगा? अशांत। अब बताएं इसका गुणनखंडन किस तरह से निकालेंगे? अब बताइए 11/400 का गुणनखंडन निकालना है तो बताए 400 देंगे। अब इसका गुणनखंडन मतलब एलसीएम इसका लेंगे, बताइए 2 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, उसके बाद 100 हो जाएगा, उसके बाद 50 हो जाएगा और उसके बाद हो जाएगा 25, उसके बाद 25 हो जाएगा। तो हमने गुणनखंडन लिया इसका, इसमें सिर्फ क्या आ रहा है? 2 और 5 आ रहा है। हमने आप सबों को थोड़ी देर पहले बता दिया था कि यदि सिर्फ 2 आए तो भी शांत, अगर 5 आए तो भी शांत, अगर 2 और 5 के अलावा और संख्या आए तो क्या होगा? वे अशांत होगा। तो बताएं ये 11/400 क्या शांत है या अशांत है? बोलेंगे कि ये शांत है। क्या है? ये शांत है। शांत समझ गए हमने, शांत समझ गया। और अशांत अब बता दीजिए हमको कि 1/105 शांत है या अशांत है? बोलेंगे कि 1/105। पहले इसका गुणनखंडन करेंगे। अब देखिए 1/105 ये पहले 3 से जाएगा, 3 से कटाएंगे इसको। अब देखिए 3 से कटाएंगे, 3 × 9, 3 × 5 = 15। अब ये फिर 5 से जाएगा, 5 × 7 = 35। तो हमने देखा कि 5 और यहाँ 2 के अलावा और कौन कौन नंबर आया? उसमें आया 3 आया है और इसमें 7 आया है। क्या ये शांत तो हो सकता है? बोल रहे हैं कि ये शांत नहीं हो सकता है। क्या ये अशांत तो हो सकता है? बोल रहे हैं कि हाँ एकदम ये अशांत हो सकता है। तो आज हम जितना भी वास्तविक संख्या का जितना भी पॉइंट था सभी के पॉइंट के ऊपर हमने विस्तार से चर्चा किया और इससे एग्ज़ाम में प्रश्न किस तरह से पूछ जाते हैं उनको भी देखा। तो कैसा लगा आप सबों को क्लास? अगर अच्छा लगा हो मेरा वीडियो तो वीडियो को दोस्तों तक शेयर करें और हमारे चैनल पे यदि आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।